हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर को हम समझेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में यहाँ पे सबसे पहले हमें एक चार्ट देखना है। इस चार्ट में जो भी चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चार्ट को आप ध्यान से देख लेंगे, इन्हीं चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ। इट इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा, उसके सिमिलर एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, एक नया इंडिविजुअल उसके ही जैसा एक प्रोड्यूस करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से होता क्या है, रिप्रोडक्शन ये इंश्योर करता है कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। अगर किसी भी स्पीसीज़ के अंदर रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस स्पीसीज़ का जो अस्तित्व है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन डीएनए। जो सेल होते हैं जिससे हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड विच इज़ हेरिडिटी मटेरियल। तो डीएनए क्या, एक तरह का हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल वो होता है जो बच्चों के अंदर अपने माता पिता से आता है। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं लक्षण जो होते हैं जो माता पिता से बच्चों के अंदर आते हैं, उन्हीं वो किसके माध्यम से आते हैं, डीएनए के माध्यम से। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेट एंड फॉर्म अ न्यू सेल कॉजिंग वेरिएशन। डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, मतलब वैसे ही कॉपी करता है बच्चों के अंदर, और थोड़ा सा जब वो रेप्लिकेट करता है, नया सेल जब बनाता है तो उसके अंदर क्या होता है, हल्का सा वेरिएशन हो जाता है। सो दिस न्यू सेल विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल सेल। तो जो नया सेल बनता है वो पुराने वाले के सिमिलर तो होता है बट पूरे तरीके से आइडेंटिकल नहीं होता। मतलब हम कह सकते हैं कि जो नया सेल बना है या नया जो जीव बनेगा वो पहले वाले के एकदम आइडेंटिकल नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि पूरे डिफरेंट होगा, उन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी होगी बट पूरे तरीके से सिमिलर वो नहीं होंगे, मतलब पूरे तरीके से आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो जो वेरिएशन होता है जीवों के अंदर वो भी क्या एक तरीके से हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। So variation are useful for survival of individual and species over a time as well as basis for evolution। तो जो वेरिएशन है वो हमारी जो स्पीसीज़ है या जो भी जो इंडिविजुअल है उसके सर्वाइवल के लिए क्या है, बहुत ही यूज़फुल। सो ओवर अ टाइम जो धीरे धीरे जो वेरिएशन हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। वही एक तरह का क्या हमारा आधार है इवोल्यूशन का। वेरिएशन होना ही क्या एक तरह का इवोल्यूशन है। सो ये हमने देखा रिप्रोडक्शन, ठीक है, और रिप्रोडक्शन के अंदर देखा डीएनए और वेरिएशन के बारे में। आगे देखते हैं हम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं वो मेन दो टाइप हैं। फर्स्ट है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले देखते हैं। देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से फर्स्ट पॉइंट, इसमें मैं समझना, सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। इसमें जो नया इंडिविजुअल बनता है वो सिंगल इंडिविजुअल से बनता है। सेकेंड पॉइंट, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्म नहीं होते। थर्ड पॉइंट, न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो पुराने वाले से कैसा होगा, आइडेंटिकल, मतलब उसके जैसा ही सेम टू सेम होगा।
तो इट इज़ एक्सट्रीमली यूज़फुल एज अ मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हमें किसी जीव के अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसके अंदर उसके जीवों में वृद्धि करनी है, ग्रो करना है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही यूज़फुल होता है। आगे अडेप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म। तो जो जीव असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, उनको हम बोलते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म। तो ये हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स, उनमें मेन क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस तरीके से हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सो टू इंडिविजुअल दैट इज़ वन मेल एंड वन फीमेल आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो नया इंडिविजुअल ग्रो करता है या नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है वो दो इंडिविजुअल से मिलकर बन रहा है। उस टू इंडिविजुअल के अंदर एक होना चाहिए मेल और दूसरा होना चाहिए फीमेल। तो उनकी मदद से ही क्या होगा, हमारा न्यू इंडिविजुअल राइज होगा या न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। अब जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं। असेक्सुअल वाले में हमारे गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, बट सेक्सुअल वाले में गैमेट्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, न्यू इंडिविजुअल इज़ जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। हम बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारा न्यू इंडिविजुअल है वो जेनेटिकली, मतलब जो इनके जीन होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट वो पूरे तरीके से आइडेंटिकल वो नहीं होते। मतलब जो बच्चा होगा वो, अगर हम एक माँ है और एक पिता है, उन दोनों का जो बच्चा होगा वो उसके कुछ गुण तो माता से मिलेंगे, कुछ गुण उसके पिता से मिलेंगे, बट वो पूरे तरीके से उनके जैसा नहीं होगा, सेम टू सेम। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज़फुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन द स्पीसीज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा बहुत यूज़फुल है और उससे होता क्या है, स्पीसीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी आता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म में अडैप्ट किया जाता है और लोअर ऑर्गेनिज्म में हम असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ही यूज़ देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इसमें आगे देखेंगे जो हमारा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसी के कुछ टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप है इसका फिजन। फिजन क्या होता है, द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल। हम बोल सकते हैं पेरेंट सेल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है डॉटर सेल में। मतलब एक इंडिविजुअल दो पार्ट में टूट रहा है तो उसको बोलेंगे हम बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। अगर एक इंडिविजुअल बहुत सारे पार्ट में टूट रहा है तो उसको हम बोलेंगे मल्टी फिजन। तो जो बाइनरी फिजन होता है वो होता है हमारा अमीबा के अंदर, और जो हमारा मल्टी फिजन होता है वो होता है हमारा प्लाज्मोडियम के अंदर। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो लिस्मानिया है इसके अंदर क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन होता है। एक इंडिविजुअल है हमारा, ये दो पार्ट में टूट जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह का बाइनरी फिजन हो रहा है। नेक्स्ट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में देखिए क्या होता है। सो फ्रेगमेंटेशन, द ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप into smaller pieces upon maturation. Each piece develop into new individual. Example Spirogyra. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, हमारे एक ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से बढ़ने के बाद वो टूट जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, और जब वो दो हिस्से इसके जो बनेंगे वो दोनों ही अलग अलग इंडिविजुअल डेवलप होकर एक नया इंडिविजुअल ग्रो कर देते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन दे रखा है हमें स्पाइरोगायरा का, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। तो ये हमारे पास स्पाइरोगायरा था, दो पार्ट में टूट गया और दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे और एक दो नए इंडिविजुअल बन जाएंगे। तो ये क्या हमारा फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रीजनरेशन। सो रीजनरेशन क्या है हमारा, देखिए रीजनरेशन क्या होता है, इफ़ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू
many pieces, each piece grows into complete organism. Example Planaria and Hydra. Regeneration क्या है? If organism is somehow cut or broken into many pieces, मतलब कोई भी organism है वो कट गया या फिर टूट गया काफ़ी सारे अलग अलग पीसेस के अंदर, उसका जो हर एक पीस होगा, ईच पीस ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, उसका हर एक जो टुकड़ा होगा वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये हमारे पास एक पूरा एक प्लेनेरिया है, इसको हम बोलेंगे प्लेनेरिया या फिर इसको हम बोलेंगे हाइड्रा। ये हमारा इधर वाला ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है। देखिए प्लेनेरिया मान लीजिए हमारे ये 3 पार्ट में कट गया और ये हर एक इसका पार्ट एक नया इंडिविजुअल ग्रो कर ले रहा है पूरा का पूरा। तो ये क्या एक तरह का रीजनरेशन, ऐसी हाइड्रा के अंदर भी हो रहा है। 3 पार्ट हो गए इसके, हर एक पार्ट क्या कर रहा है? अपने खुद का एक पूरा नया इंडिविजुअल ग्रो कर ले रहा है। तो ये क्या एक तरह का रीजनरेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम बडिंग। बडिंग क्या है? बडिंग में क्या होता है? एक इंडिविजुअल होगा, ठीक है, उसमें हल्का सा बर्ड निकलेगा और वो बर्ड ग्रो होके पूरा एक इंडिविजुअल डेवलप कर लेगा। जब वो पूरा इंडिविजुअल डेवलप कर लेगा तो अपने वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है हाइड्रा के अंदर, देखिए हाइड्रा में हो रहा है ये यहाँ पे एक हल्का सा बर्ड निकला, हल्का सा बर्ड आया, तो ये बर्ड ग्रो होके पूरा नया इंडिविजुअल हो जाएगा। उसके जब पूरा ये नया इंडिविजुअल हो जाएगा तो ये यहाँ से कट जाएगा और ये अपने पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा एक नया हाइड्रा बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे बडिंग। नेक्स्ट है हमारा असेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसको ध्यान से समझेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। देखिए हमारे प्लांट्स के अंदर होता क्या है, कुछ वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, देखिए कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, ठीक है, और जो हमारा वेजिटेटिव पार्ट होता है वो जैसे हमारी रूट हो गई, स्टेम हो गया, लीव्स हो गई, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट्स के। तो अगर हम कोई नया प्लांट्स उगा रहे हैं, हम नया प्लांट्स बना रहे हैं, और जब नया प्लांट्स बना रहे हैं तो हम रूट की मदद से, स्टेम की मदद से या लीव्स की मदद से अगर बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ पे हम किसी प्रकार के सीड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, यहाँ पे हम प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं प्लांट के वो कौन कौन से होते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स, ये क्या है? वेजिटेटिव पार्ट। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रूट के द्वारा किस में होता है? दलियाज, स्वीट पोटैटो। स्टेम के द्वारा होता है पोटैटो में, जिंजर में। लीव्स के द्वारा होता है ब्रायोफाइलम के अंदर। तो ये हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बाय वेजिटेटिव पार्ट। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल मेथड होते हैं। इसमें क्या क्या आता है? हमारा एक ग्राफ्टिंग जो मैंगो में करा जाता है, मैंगो को प्लांट्स उगाने के लिए। दूसरा कटिंग जो रोज़ में इस्तेमाल करा जाता है। और तीसरा लेयरिंग जो जास्मिन के पेड़ों में इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अलावा हमारा एक होता है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर देखिए क्या होता है, इसमें न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। इसमें हम क्या करते हैं, जो हम नया प्लांट ग्रो करते हैं वो एक प्लांट के छोटे से टिप से ही एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। सो दिस ग्रोइंग सेल आर केप्ट इन सेल कल्चरल मीडियम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैलॉस। तो उसमें हम हल्का सा टिप को ग्रो करते हैं, एक सूटेबल कंडीशन में रख के, उसको एक कल्चरल मीडियम में रख के, जब उसका पूरा कैलॉस ग्रो हो जाता है और फिर हम उसको एक सूटेबल ट्रांसफ़र कर देते हैं हार्मोन मीडियम में, विच कॉज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। फिर उससे क्या होता है, जब वो अच्छे से ग्रो हो जाता है उसको एक हम हार्मोन मीडियम में रख देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारे पास कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब कुछ सजावट के जो पौधे होते हैं उनमें ये टिश्यू कल्चर इस्तेमाल होता है। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं? देखिए टिश्यू कल्चर के बेनिफिट क्या होंगे।
So we can grow plants like banana, rose, jasmine that have lost the capacity to produce seeds. तो जिन प्लांट्स के अंदर सीड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती, उन प्लांट्स के अंदर हम टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरा, इसमें न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स. जो हमारा टिश्यू कल्चर होता है उसमें जो नए प्लांट्स ग्रो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं. जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर. इनके जीन क्या होंगे, सिमिलर होंगे. हेल्प इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट्स. इनके अंदर क्या होता है, सीडलेस फ्रूट्स ग्रो होते हैं. तो ये हो गया हमारा टिश्यू कल्चर. नेक्स्ट देखते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन. सो व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? स्पोर फॉर्मेशन आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल. सो स्मॉल फॉर्मेशन का एक तरह का स्पोर क्या होता है, एक तरह का स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसपे कवर चढ़ा होता है. ठीक है, थिक वॉल होती है उसके पास. तो अंडर द फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म. तो एक फेवरेबल कंडीशन के अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो एक नया इंडिविजुअल जर्मिनेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा स्पोर निकल रहा है इसमें से. ठीक है, इस पर कवर है. कवर जब फटेगा तो उसके अंदर स्पोर बाहर आएंगे, जहाँ वो गिरेंगे वहाँ पे एक नया पौधा उग जाएगा एक तरीके से. तो ये थे हमारे मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक बार हम दोबारा से सभी के नाम देखेंगे. हमने क्या क्या देखा इसके अंदर? हमने पहले देखा फिजन. फिजन में दो टाइप, बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन. सेकेंड, फ्रेगमेंटेशन. थर्ड, रीजनरेशन. फोर्थ, बडिंग. फिफ्थ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एंड सिक्स्थ, टिश्यू कल्चर. एंड लास्ट, स्पोर फॉर्मेशन. तो ये हमारा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गया. अब हम समझते हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने स्टार्टिंग में देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें दो इंडिविजुअल की ज़रूरत होगी, जिसमें एक होगा हमारा मेल और एक होगा हमारा फीमेल. सो व्हेन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसमें कहा गया है जब भी रिप्रोडक्शन होगा फ्यूज़न के द्वारा, किसका फ्यूज़न? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़न के द्वारा अगर हमारा रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे बात को. कभी भी अगर मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़न के द्वारा अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन विच रिजल्ट्स इन वेरिएशन. अब इसमें होगा क्या, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करता है, मतलब जब मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. उसी से क्या बनता है? उसी से वेरिएशन आता है. नेक्स्ट देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. हमारे प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जैसे हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होना ज़रूरी है. सो फ्लावर आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट. तो प्लांट के अंदर कुछ वेजिटेटिव पार्ट होते हैं और कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. जैसे मैंने आपको थोड़ी पहले बताया कि प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है उसका फ्लावर. ठीक है. द टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ अ 4 मेन हॉर्न नेमली सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल. तो जो हमारा फ्लावर होता है उसमें मेन 4 तरह के 4 उसके पार्ट होते हैं. इन चारों पार्ट के नाम हमें पता होने चाहिए. फर्स्ट सेपल, सेकंड पेटल, थर्ड स्टेमन एंड फोर्थ पिस्टल. तो ये हमारे क्या है, प्लांट के कुछ पार्ट हैं. प्लांट में जो फ्लावर होता है उसके कुछ पार्ट है. फ्लावर क्या है? प्लांट का सेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन मान लीजिए या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मान लीजिए उसको. आगे देखिए टाइप ऑफ फ्लावर. अब जो फ्लावर होते हैं हमारे वो 2 टाइप के हैं, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट. बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होंगे जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होंगे.
इसके एग्जाम्पल क्या है, हिबिस्कस और मस्टर्ड, ये क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। सेकेंड, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर हमारे वो फ्लावर होंगे जिसमें आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट, जैसे पपाया और वाटरमेलन। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होंगे जिसमें या तो मेल या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, दोनों होंगे तो बाइसेक्सुअल बोलेंगे, अगर दोनों में से कोई एक होगा तो उसको बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल। तो हमें समझ में आ गया कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। सो दोबारा रिपीट कर रहे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है हमारा जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों हो। एग्जाम्पल है इसके हिबिस्कस और मस्टर्ड। दूसरा टाइप है फ्लावर का यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, दोनों में से कोई एक। इसके एग्जाम्पल हैं पपाया और वाटरमेलन। ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्लावर का, ये आपको आना चाहिए, इसकी नेमिंग आपको पूरी पता होनी चाहिए, ठीक है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो येलो येलो ये हमारा एंथर हो गया ऊपर, ठीक है, ये हमारा फिर स्टिग्मा, फिर ये ओवेरी होती है यहाँ पे ये ओवेरी है, फिर ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये सेपल है, और जो ये पिंक पिंक सी जो उसकी पत्तियाँ हैं इसको हम बोलेंगे पेटल्स। ये बीच में हमारा ओव्यूल्स। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए, चारों पांचों पार्ट इसके आपको नेमिंग करने आनी चाहिए इसके। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आगे देखते हैं अब हम, देखिए प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। अब सीड फॉर्मेशन फ्लावर के अंदर हम समझते हैं कैसे होता है। देखिए, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन एंथर एंड ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रही है एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रही है और जाके वो खुद ही का जो उसको फ्लावर है उसकी उसी के स्टिग्मा पे जाकर चिपक जा रही है। जैसे मान लीजिए गिरा, यहाँ पे हम देखेंगे छोटे छोटे से दिख रहा है उसके ऊपर चिपका हुआ, वो क्या है, पोलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा के ऊपर चिपक गई हैं। तो अगर एक फ्लावर है, एक क्या है फ्लावर, उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाए तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। और स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, अगर एक पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाए तो उसको हम जाके क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन अलग अलग माध्यम के द्वारा हो सकता है। मान लीजिए एक फ्लावर का पोलन ग्रेन्स जो है वो हवा के द्वारा दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया, या वाटर के द्वारा, पानी के बहाव के द्वारा, या फिर जानवर के द्वारा, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है इसके अंदर, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट एंड फॉर्म पोलन ट्यूब्स विच पास थ्रू स्टाइल टू रीच अप टू द ओव्यूल प्रेजेंट इन ओवरीज। अब जो पोलन ग्रेन्स होता है वो जर्मिनेट होता है और फॉर्म पोलन ट्यूब्स। अब हम देखेंगे कि पोलन ट्यूब्स के माध्यम से हमारा जो पोलन ग्रेन्स है वो नीचे की तरफ पोलन ओव्यूल की तरफ क्या करता है, मूव करता है। ओव्यूल कहाँ होता है, ओव्यूल हमारा ओवेरी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो हमारा पोलन ग्रेन्स है, जब फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब हमारा पोलन ग्रेन्स नीचे ओव्यूल से आके नीचे मिलेगा, जो ओव्यूल हमारा कहाँ होंगे, ओवरीज के अंदर, जो ओवरीज के अंदर हमारे ओव्यूल्स होंगे उसमें जाके जब पोलन ग्रेन्स मिलेगा तो क्या स्टार्ट हो जाएगा हमारा, फर्टिलाइज, को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, जाइगोट इज प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरीज। ओवरीज के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, जाइगोट। तो जाइगोट डिवाइड इनटू द एम्ब्रायो, जाइगोट से फिर क्या बनता है, एम्ब्रायो, फिर ओव्यूल डेवलप थिक कोट एंड चेंज इनटू सीड्स ग्रेजुअली। फिर वही हमारा ओव्यूल्स के ऊपर एक हार्ड सी कोटिंग हो जाएगी और वही हमारा क्या धीरे धीरे करके सीड में चेंज हो जाएगा।
ओवरीज चेंजेस इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। ओवरीज हमारी चेंज होती है फ्रूट्स में और जो बाकी के पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो गिर जाते हैं। आगे देखिए, सीड्स germinates to form a plant under suitable conditions such as air, moisture। अगर उस सीड को, जो हमारी सीड प्रोड्यूस हुई है, उस सीड को, प्लांट के सीड को हम सुटेबल कंडीशन में, से एयर, मॉइस्चर और भी जो भी सुटेबल कंडीशन होती है किसी प्लांट को उगाने के लिए, उस कंडीशन में उसको रखें तो वो हमें एक नया प्लांट दे देगा वो सीड्स। तो यहाँ हमने समझा फ्लावर का रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसी चीज़ को समझेंगे। तो ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन के अंदर भी क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है, हमारे दो इंडिविजुअल होंगे, एक मेल और एक फीमेल। सेक्सुअल मैचुरेशन क्या होता है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ द जर्म सेल, ओवा एंड स्पर्म स्टार्ट इन अ बॉडी। दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। सेक्सुअल मैचुरेशन लाइफ का एक पीरियड है जिस पीरियड के अंदर फीमेल के अंदर ओवा और मेल के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल मैचुरेशन। अब इस पीरियड को जब वो स्टार्ट होता है, मेल के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होना और फीमेल के अंदर ओवा प्रोड्यूस होना, जब वो स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। ये टर्म आपको ध्यान रखना है कि प्यूबर्टी क्या होती है। अब जब भी हमारी सेक्सुअल मैच्योरेशन, मतलब जो बॉडी मेल की या फीमेल की, जब बॉडी सेक्सुअली मैच्योर होगी, मतलब जब प्यूबर्टी जब स्टार्ट होगा, तो प्यूबर्टी के टाइम पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं। तो कुछ चेंज जो होते हैं वो दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के अंदर कॉमन होते हैं, और कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो सिर्फ गर्ल्स के अंदर होते हैं, और कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो सिर्फ बॉयज़ के अंदर होते हैं। तो हम चेंज को देखेंगे। पहले हम देखते हैं वो चेंज जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में क्या होते हैं, कॉमन। तो इसमें फर्स्ट चेंज है हमारा थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट एंड जेनाइटल एरिया। तो जो हमारा जेनाइटल पार्ट होता है, ठीक है, थाइस के पास, और जो हमारा आर्मपिट होते हैं उसमें हमारे जो हेयर होते हैं वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जो हेयर की ग्रोथ है वो आर्मपिट और जेनाइटल एरिया में प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। दूसरा कॉमन चेंज है स्किन बिकम ऑयली में रिजल्ट इन पिंपल्स। तो दूसरा जो कॉमन चेंज है मेल और फीमेल का, वो है कि जो इनकी स्किन होती है वो ऑयली होती है और मुंह पे पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये दो चेंज है जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर कॉमन है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पहला चेंज है हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट एंड जेनाइटल एरिया, मतलब हमारे आर्मपिट एरिया के आसपास और जेनाइटल एरिया में हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी, स्किन बिकम ऑयली एंड मे रिजल्ट इन पिंपल। स्किन जो होती है वो बॉय या गर्ल दोनों की स्किन ऑयली होना स्टार्ट हो जाती है और उसमें मुंह पे पिंपल आने लगते हैं। अगला देखते हैं। अब हम उन चेंज की बात करेंगे जो सिर्फ गर्ल्स के अंदर होते हैं। तो गर्ल्स के अंदर क्या चेंज होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। पहला चेंज है गर्ल्स का जो ब्रेस्ट साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। गर्ल्स का जो ब्रेस्ट साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड, गर्ल्स बिकेन टू मेंस्ट्रुएट। गर्ल्स के अंदर क्या, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। ये दो चेंज है हमारे गर्ल्स के। नेक्स्ट देखते हैं हम बॉयज़ के चेंज। बॉयज़ के अंदर क्या क्या चेंज होता है। बॉयज़ के अंदर पहला चेंज है थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस। मतलब लड़कों की जो होती है दाढ़ी मुँह आना स्टार्ट हो जाती है, मुंह पे उनके बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, वॉइस बिकम क्रैक। जो लड़कों की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी टफ हो जाती है, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, दो चेंज बॉयज़ की जो बॉयज़ की बॉडी के अंदर होते हैं। अगला
दिस चेंज सिग्नल दैट सेक्सुअली मेच्योरिटी इज टेकिंग प्लेस। तो जब ये सारे चेंज मेल या फीमेल की बॉडी के अंदर होते हैं तो एक तरह के ये सिग्नल देते हैं कि जो मेल और फीमेल की बॉडी है वो सेक्सुअली मेच्योर हो गई है। अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे टेस्टिस। देखिए टेस्टिस क्या है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रॉटम विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। स्क्रॉटम हैज़ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो टेस्टिस क्या है? टेस्टिस क्या है? एक प्रकार के पेयर होते हैं। देखिए पेयर होता है ये टेस्टिस का, जो हमारे लोकेट कहाँ पे होता है? स्क्रॉटम के अंदर होता है। स्क्रॉटम के अंदर होता है और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। स्क्रॉटम के अंदर क्या होता है? हमारे टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस क्या करते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ होता है? स्क्रॉटम के अंदर। हमें एक बात और समझनी है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से स्क्रॉटम को थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। जो हमारे टेस्टिस हैं वो स्क्रॉटम के अंदर होते हैं और टेस्टिस क्या करते हैं? स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए उनको टेम्परेचर कम चाहिए होता है। सो मेल जर्म सेल दैट इज स्पर्म आर फॉर्म्ड हेयर। तो जो टेस्टिस होता है उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, और स्पर्म ही क्या होता है? हमारा मेल जर्म सेल होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन, इसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। इट्स फंक्शन इज रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस रिलीज कर रहा है मेल जर्म सेल, इसको हम बोलेंगे स्पर्म या फिर टेस्टोस्टेरोन, जो रेगुलेट करेगा, रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ठीक है, टाइमली हमारा जो प्रोडक्शन है स्पर्म का वो होता रहे। सो कौन रेगुलेट कर रहा है? एक तरीके से टेस्टिस रेगुलेट कर रहा है। ब्रिंग चेंज एट द प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी के टाइम पे ये चेंज भी लेके आता है। दूसरा टेस्ट हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें जो दूसरा पार्ट क्या है? वैस डेफरेंस। वैस डेफरेंस देखिए फिगर में आपको ध्यान से समझना है कि कौन सा पार्ट किधर लोकेट करता है। तो वैस डेफरेंस क्या है? वैस डेफरेंस इट पासिस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। तो हमारा जो वैस डेफरेंस है एक तरह का वो पैसेज है, ठीक है, जो क्या करता है? स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक लेके आता है। ठीक है, टेस्टिस से यूरेथ्रा तक लेके आ रहा है कौन? वैस डेफरेंस। अगला यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या? एक तरह का कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। यूरेथ्रा क्या? एक तरह का कॉमन पैसेज है। आपको दिख रहा होगा फिगर के अंदर, ये जो नली है हमारी एक प्रकार की, ये क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या कर रहा है? यूरेथ्रा क्या कर रहा है? एक तरह का पैसेज है जो स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए कॉमन पैसेज है। ठीक है, इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस। की जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है? एक तरह की, उसी को हम क्या बोलते हैं? पेनिस। इसकी आउटर कवरिंग क्या होती है? ये पेनिस होती है। आगे जो से ग्लैंड से जो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो ग्लैंड जुड़ी हुई होती हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड, उसके बारे में समझते हैं। देखिए सेमीवेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एडेड देयर सिक्रीशन टू स्पर्म। हमारी सेमीवेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं जिनके अंदर से कुछ सिक्रीशन होता है और वो स्पर्म में जाके ऐड हो जाता है, जिससे जो हमारा स्पर्म होता है वो फ्लूइड हो जाता है, मतलब तरल में, तरलता में बदल जाता है और उसको उससे नरिशमेंट मिलता है। स्पर्म को नरिश करता है एक तरीके से, जिससे हमारा जो स्पर्म है वो बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, स्पर्म अलोंग विद द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड फॉर्म सीमेन। ठीक है, स्पर्म अलोंग विद सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड फॉर्म सीमेन। तो जब स्पर्म हमारा सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड के साथ
सिक्रीट हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमेन। क्या बोलते हैं, सीमेन। आगे देखते हैं इसको। ये हमने समझ लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा। अब हम समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे पहला पार्ट है वो है ओवरी। तो ओवरी क्या है, अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन। तो जो हमारी ओवरी है वो कहाँ पे लोकेट करती है, पहले इसकी लोकेशन समझते हैं। जो हमारा एब्डोमेन है उसके दोनों तरफ, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, क्या होता है, हमारी ओवरी का पेयर है, एक लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में। ओवरी में होता क्या है, फीमेल जर्म सेल दैट इज़ एग्स आर प्रोड्यूस हेयर। ओवरीज में क्या होते हैं, जो फीमेल जर्म सेल होते हैं, जिसको हम एग बोलते हैं या फिर इसको हम ओवा भी बोल सकते हैं, वो हमारे प्रोड्यूस होते हैं। At the time of birth of girls, thousands of immature egg are present in the ovary. जब किसी भी बेबी गर्ल का जब बर्थ होता है तो उस टाइम पे उसके ओवरीज में thousands of immature egg होते हैं। thousands of immature egg जो होते हैं वो उसकी ओवरीज में, गर्ल की ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। And at the onset of puberty, some of these eggs start maturing. जब गर्ल का बर्थ होता है तो वो गर्ल सारे जो सारे एग्स हैं वो इमेच्योर होते हैं, बट प्यूबर्टी की एज आने के बाद जो वो एग्स होते हैं वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और 1 egg is produced every month by one of the ovaries. दो ओवरी हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो हर महीने क्या होता है, हर महीने एक ओवरी से एग प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मान लीजिए एक महीने में पहले फर्स्ट मंथ लेफ्ट ओवरी से प्रोड्यूस हुआ तो सेकेंड मंथ राइट ओवरी से होगा, तो अल्टरनेट ऐसे चलेगा और हर महीने एक ओवरी से हमारा एक एग प्रोड्यूस होगा, मतलब एग मैच्योर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होता है, ओवरीज में जब हमारा एग प्रोड्यूस हो रहा है तो वो ओविडक्ट या जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, तो ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, रिसीव द एग प्रोड्यूस बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू द यूट्रस। फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट क्या कर रहा है, ओवरी से उस एग को ले रहा है और यूट्रस तक उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। अब जो हमारा एग है वो ओवरी से कहाँ आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा हमारे। और फिर यूट्रस में अगर उस ओवरी से जो ओवा आया मतलब जो एग आया है, अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो हमारा यूट्रस में क्या हो जाएगा, फ्यूज़न हो जाएगा। सो और उसी को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे, दैट इज़ फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस हेयर। यूट्रस में क्या होता है, हमारा एक तरह का फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यूट्रस क्या है देखते हैं, इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रॉय एंड्स वॉल। तो यूट्रस का एक तरह का बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारे बेबी का पूरा डेवलपमेंट होता है और वो पूरा एम्ब्रायो बनता है। सो यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइनल थ्रू सर्विक्स। तो यूट्रस का जो हमारा आगे का पार्ट जो ओपन वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वेजाइनल या फिर सर्विक्स। ठीक है, आपको फिगर में एकदम क्लियर नज़र आ रहा होगा। हमें सारा डायग्राम इसको क्लियर होना चाहिए कि डायग्राम में कौन सा पार्ट हमारा किस तरफ लोकेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हेन एग इज़ फर्टिलाइज्ड। अगर हमारा जो एग जो ओवा है, जो ओवरी से जो हमारा ओवा है, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या होता है, द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट। फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको जाइगोट। इज़ प्लांटेड इन यूट्रस एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो। हमारा एग फर्टिलाइज्ड हो गया और क्या बन गया, जाइगोट बन गया। मतलब यूट्रस के अंदर हमारा जाइगोट प्लांट हो गया। अब वो जाइगोट जब डेवलप करेगा, धीरे धीरे जब डेवलप करेगा तो वो क्या बनाएगा, एम्ब्रायो बनाएगा। अब जब बच्चा जो होता है वो माँ की कोख के अंदर होता है, यूट्रस में होगा। अब बच्चे को क्या चाहिए, पूरा न्यूट्रिशन चाहिए। तो उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है,
तो हमें ध्यान रखना है कि जो एम्ब्रायो होता है गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। यहाँ पे हमें इस टिश्यू का नाम ध्यान रखना है, प्लासेंटा। तो जो एम्ब्रायो होता है उसको जो न्यूट्रिशन मिलता है उसको सारा का सारा न्यूट्रिशन मदर के ब्लड से मिलता है, ठीक है। और उस न्यूट्रिशन बच्चे तक पहुंचाने के लिए एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटा। उस प्लासेंटा टिश्यू से ही मदर के ब्लड से सारा का सारा जो भी न्यूट्रिशन बच्चे को चाहिए वो मिलता है। तो इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। तो प्लासेंटा एक तरह का टिश्यू है जो बच्चे को सारा न्यूट्रिशन मदर के ब्लड से प्रोवाइड कराता है, और जो भी सारा ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल ये सारा मदर के ब्लड से और बेबी में क्या करता है वो सब एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जब फ्यूज़न हुआ, तब से लेकर और जब बच्चे का बर्थ होगा, जब बेबी का बर्थ होगा, वो उस पीरियड को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड। और ये अप्रॉक्स 9 मंथ का होता है, ठीक है। इट इज़ अबाउट 9 मंथ। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। अब मान लीजिए कि हमें ये तो पता है कि हर महीने क्या होता है, एक ओवरी से एक एग रिलीज़ होता है, यहाँ पे एग बोल सकते हैं, एग जो मैच्योर हो रहा है। अब फैलोपियन ट्यूब के द्वारा या ओविडक्ट के द्वारा वो हमारा जो एग है वो यूट्रस के पास आ रहा है। अगर यूट्रस में जो एग आया, अगर उसको स्पर्म मतलब मेल गैमेट अगर मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बट अगर स्पर्म और मेल गैमेट अगर नहीं मिलता तो हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एग का क्या होता है? द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज एग। अब जो हमारा यूट्रस होता है उसके पास एग आ रहा है, हर महीने एग आ रहा है। तो यूट्रस क्या कर रहा है, अपने आप को हर महीने प्रिपेयर करता है, अपने आप को हर महीने प्रिपेयर करता है एग को फर्टिलाइज करने के लिए। The lining of the uterus become thick and spongy required to support the embryo। तो जब यूट्रस हर मंथ प्रिपेयर कर रहा है तो उसकी जो लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है ताकि वो एम्ब्रायो को पूरा सपोर्ट कर सके। मगर हुआ क्या, व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस, बट फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, तो जो उसकी लाइनिंग होती है, दिस लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो एम्ब्रायो बनेगा ही नहीं। अगर एम्ब्रायो नहीं बनेगा तो जो उसकी थिक लाइनिंग है उसका यूज़ क्या, वो तो फिर कोई यूज़ ही नहीं है फिर उसका। तो क्या होगा, द लाइनिंग ब्रेक एंड कम्स आउट थ्रू वेजाइनल एज अ ब्लड एंड म्यूकस। तो जो यूट्रस की लाइनिंग होगी वो ब्रेक हो जाएगी और वो वेजाइनल के थ्रू एज अ ब्लड एंड म्यूकस की फॉर्म में उसकी वेजाइनल से उसकी बॉडी से बाहर आ जाएगी। दिस साइकिल टेक अराउंड 28 डेज एवरी मंथ एंड कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो ये जो साइकिल होती है, जो साइकिल चलती है, ये साइकिल 28 डेज़ होते हैं, ठीक है। ये 28 डेज़ के अंदर चलती है, मतलब एक बार होने के बाद वो 28 डेज़, मतलब हम एग्जैक्ट डेट नहीं है, एग्जैक्ट डेट नहीं हो सकती कि 28 डेज़ के बाद ही 28 डेज़ के आसपास ही दूसरी साइकिल वो स्टार्ट होती है। उसी साइकिल को हम बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन, उस साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट है हमारा इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? अगर मान लीजिए अगर किसी की प्यूबर्टी एज होती है वो 13, 14, 11 से 11, 12, 13 ऐसा मान लेते हैं। जैसे आजकल तो प्यूबर्टी एज 11 एज से स्टार्ट हो जाती है। अगर मान लीजिए हम 13 ले लेते हैं तो एक 13 साल का मान लीजिए कोई बच्चा है, वो सेक्सुअली तो मेच्योर हो चुका है
बॉडी मेच्योर हो चुकी है, बट क्या हम कह सकते हैं कि वो मेंटली भी प्रिपेयर है? क्या मेंटली प्रिपेयर है कि वो एक किसी एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सके? तो हम कह सकते हैं कि बॉडी सिर्फ अगर फिज़िकली रेडी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेंटली भी बॉडी रेडी हो। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटली वेलबींग। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम रिप्रोडक्शन के लिए कब ठीक होंगे, कब हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन ठीक है? जब हम फिज़िकली, इमोशनली और सोशली हम ठीक हों, टोटली क्या हों, हम वेलबींग हों हर एक एस्पेक्ट में। हम सिर्फ फिज़िकल नहीं देखेंगे, हम उसका इमोशनल, सोशल और सारे प्रकार के मेंटल स्टेज भी देखेंगे कि कोई मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये होता हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट देखिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसको हम बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये कुछ बीमारियां होती हैं। सो मैनी डिजीज़ कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज, कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, कुछ वायरल डिजीज़ हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ में गोनोरिया और सिफिलिस, वायरल डिजीज़ में वॉट्स एंड HIV एड्स। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकते हैं वाइल सेक्स। ओके, तो इन डिजीज़ को हम रोक सकते हैं, इन डिजीज़ को हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं कुछ डिवाइस का इस्तेमाल करके। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट बता रखा है, यूज़ ऑफ कॉन्डोम प्रिवेंट दीज इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट। तो इन इन्फेक्शंस को या इन डिजीज़ को हम कुछ एक्सटेंट तक रोक सकते हैं अगर हम कॉन्डोम का इस्तेमाल करें तो। अब हमारे पास कुछ कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर हमें प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, तो कुछ कॉन्ट्रासेप्शंस मेथड है, उन मेथड को हमें पता होना चाहिए। देखिए, इट इज़ अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। अगर अब प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, अगर प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तो हम ये चाहेंगे कि जो ओवा का फर्टिलाइजेशन है वो ना हो पाए। तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए हमारे पास, हम यहाँ पे देखेंगे 4 मेथड। पहला मेथड हमारा मैकेनिकल बैरियर, दूसरा केमिकल मेथड, तीसरा IUCD एंड फोर्थ सर्जिकल मेथड। इन मेथड को आप ध्यान समझते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है, मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर में क्या करते हैं, हम कॉन्डम का या फिर सर्वाइकल कैप का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्यूरिंग सेक्स अगर हम कॉन्डम और सर्वाइकल कैप का इस्तेमाल करें तो हम प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। दूसरा, पिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, केमिकल मेथड में हम पिल्स का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, IUCD, ये एक तरह के डिवाइस होते हैं, एक लूप और एक कॉपर टी। ठीक है, ये ओवा को फर्टिलाइज होने से रोकते हैं। सर्जिकल मेथड काफ़ी हद तक सेफ़ माना जाता है, जिसमें एक वैसेक्टॉमी है और एक दूसरा है ट्यूबोक्टॉमी। देखिए क्या होता है इनके अंदर। तो जो हमारा मैकेनिकल बैरियर है वो एक तरह का, उसको हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर। इसमें क्या होता है, टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म। तो एग को और स्पर्म को हम मिलने से रोक देते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक तरह का फिजिकल बैरियर लगा देते हैं। सो इसमें हम क्या करते हैं, यूज़ ऑफ कॉन्डम एंड सर्वाइकल कैप एंड डायफ्राम। तो इसमें हम कॉन्डम या सर्वाइकल कैप का इस्तेमाल करके एक तरह का फिजिकल बैरियर क्रिएट कर सकते हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम रोक सकते हैं। अगला है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या आता है, ओरल पिल्स। इसमें क्या होता है, हम कुछ दवाइयाँ खा सकते हैं। कुछ दवाइयाँ खा के हमारी बॉडी के अंदर जो एग रिलीज़ हो रहा है उसको हम एक तरह का रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए। सो दिस चेंज हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट फर्टिलाइज। तो हम कुछ दवाइयों खा लेते हैं, इससे जो एग होता है वो फर्टिलाइज नहीं होता, कुछ टाइम के लिए वो रुक जाता है। सो बट इन दवाइयों के क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो हमें इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है IUCD। अब IUCD की फुल फॉर्म क्या है, इंट्राट्रेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कुछ डिवाइस होती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव,
तो डिवाइस क्या कौन कौन सी, कॉपर्टी और दूसरा लूप। इट इज़ प्लेस इन ए यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इसमें होता क्या है कि जो ये डिवाइस हैं वो फीमेल के यूट्रस में लगा दी जाती हैं ताकि जो ओवा है और जो स्पर्म है वो मिल ना सके और जो प्रेगनेंसी है वो प्रिवेंट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा IUCD मेथड है, इसमें कॉपर्टी या लूप का इस्तेमाल होता है। लास्ट है हमारा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड काफ़ी हद तक सेफ माना जाता है। ठीक है, अगर हम अब ये सर्जिकल मेथड मेल के अंदर भी होता है और फीमेल के अंदर भी होता है। मेल वाले सर्जिकल मेथड को बोलते हैं हम वैसेक्टॉमी और फीमेल वाले को बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। तो हम क्या करते हैं, मेल के अंदर जो वैस डेफरेंस एक तरह की जो ट्यूब होती है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। उसको हम क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं और वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है स्पर्म को ट्रांसफ़र कॉल्ड वैसेक्टॉमी। वो स्पर्म को आगे आने से क्या करता है, रोक देता है। अब इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम वैस डेफरेंस को मान लीजिए वहाँ वैस डेफरेंस को कट करके वहाँ से उसको ब्लॉक कर दें, तो जो हमारा स्पर्म होगा, जो टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है वो आगे हमारा आ नहीं पाएगा, निकल नहीं पाएगा एक तरीके से। तो उसको हम एक तरीके से ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक तरीके से वैसेक्टॉमी। इसको हिंदी में बोलते हैं नसबंदी। आपने सुना भी होगा काफ़ी टाइम, ये इसको बोलते हैं नसबंदी। अब फीमेल में क्या होता है, फीमेल में हम क्या करते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं ताकि जो हमारा जो ओवरीज में जो एग प्रोड्यूस हो रहा है वो यूट्रस तक ना पहुंच पाए, वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता, तो उसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, अगर हम ब्लॉकेज जो ब्लॉक कर रहे हैं अगर हम फीमेल के अंदर करें तो ट्यूबेक्टॉमी, अगर मेल के अंदर कर रहे हैं तो वैसेक्टॉमी। तो ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं, लास्ट टॉपिक है ये फीमेल फ्यूटिसाइड्स। फीमेल फ्यूटिसाइड क्या है ज़्यादातर क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉर्म इज़ कॉल्ड फीमेल फ्यूटिसाइड्स। अगर हम अगर जो फीमेल चाइल्ड है, अगर वो माँ के वॉर्म के अंदर मतलब मदर के यूट्रस के अंदर है और हम उसको उसके क्या कहते हैं, उसकी हत्या करवा देते हैं अगर, तो उसको हम बोल देते हैं फीमेल फ्यूटिसाइड्स। तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ में होता भी है। तो फॉर अ हेल्थी सोसाइटी एंड बैलेंस सेक्स रेशियो इज़ नीडेड दैट कैन बी अचीव बाय एजुकेटिंग पीपल टू अवॉइड माल प्रैक्टिस लाइक फीमेल फ्यूटिसाइड्स एंड पेरेंटल प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो एक हेल्थी सोसाइटी के लिए अच्छी सोसाइटी के लिए, हेल्थी सोसाइटी के लिए सेक्स रेशियो बैलेंस रहना बहुत, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बैलेंस सेक्स रेशियो होना बहुत ज़रूरी है। तो उस बैलेंस सेक्स रेशियो को अचीव करने के लिए हम लोगों को क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं कि जो फीमेल फ्यूटिसाइड की जो मैल प्रैक्टिस है उसको अवॉइड करें और प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को रोकें। सो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ अ लीगल ऑफेंस इन आवर कंट्री सो एज टू मेंटेन अ बैलेंस सेक्स रेशियो। तो जो हमारा प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन है वो इंडिया के अंदर, जो हमारी कंट्री है इसके अंदर क्या है, लीगली वो एक तरह का क्या है, ऑफेंस है, एक तरह क्या है, ऑफेंस, जो ये एक लीगल ऑफेंस बना दिया गया है ताकि हम अपने जो बैलेंस सेक्स रेशियो है उसको हम मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फीमेल फ्यूटिसाइड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन होगा मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।